हेलो दोस्तों, इजी टू लर्न यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसे कि मैंने आपसे कल वादा किया था कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर मनोविज्ञान से संबंधित जो भी टॉपिक है उस पर रेगुलर एक वीडियो ज़रूर डालूँगा। तो आज का टॉपिक जो मनोविज्ञान से मैंने लिया है वो है रक्षात्मक तंत्र। वैसे तो ये टॉपिक समायोजन वाले पार्ट में आता है, लेकिन इस टॉपिक से हर साल शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में एक प्रश्न अवश्य पूछा जाता है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस वजह से मैंने इस टॉपिक को सबसे पहले लिया है। चलो इसी टॉपिक से श्री गणेशाय नमः करते हैं। आ जाओ। देखो, आज के टॉपिक का नाम है रक्षात्मक तंत्र। रक्षात्मक तंत्र को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे हम देख लेते हैं। रक्षात्मक तंत्र को ही मनोरचनाएं बोलते हैं, रक्षात्मक तंत्र को ही रक्षात्मक युक्तियाँ बोलते हैं। इसी प्रकार से साइकोलॉजी में क्या होता है, एक ही टॉपिक के 2 से 3 नाम हो सकते हैं, लेकिन आपको याद रखना है कि इस टॉपिक को इंग्लिश में डिफेंस मैकेनिज्म नाम से बोला जाता है। डिफेंस मैकेनिज्म। अब सबसे पहले मनोविज्ञान में किसी भी टॉपिक को समझने से पहले उस शब्द का अर्थ आपको पता होना चाहिए। अगर आप रक्षात्मक तंत्र या मनोरचनात्मक या रक्षात्मक युक्तियाँ पढ़ना चाहते हो तो आपको सबसे पहले इन शब्द का मतलब पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इस शब्द का मतलब क्या होता है। आप चाहो तो मेरे बोलने के साथ रेगुलरली नोट्स भी बना सकते हो, क्योंकि वीडियो छोटी रहेगी इस वजह से मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। अगर आप चाहो तो जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप लिखकर नोट्स भी बना सकते हो। देखो, रक्षात्मक तंत्र क्या होता है। रक्षात्मक तंत्र यहाँ मैंने लिख रखा है मानसिक समस्या, मेंटल प्रॉब्लम, चिंता को मानसिक क्षति से बचने का तरीका। क्या है भाई रक्षात्मक तंत्र? मानसिक समस्या, चिंता कोमा मानसिक क्षति से बचने का तरीका। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे हमारे सामने कोई समस्या आती है तो उस समस्या से व्यक्ति या तो घबरा जाता है या उस समस्या से व्यक्ति चिंतित हो जाता है। तो उस समस्या से छुटकारा पाने के लिए हम ये युक्ति अपनाते हैं। तो उस समस्या से छुटकारा पाने के लिए आप जो भी युक्ति अपनाओगे उसको ही बोला जाएगा रक्षात्मक तंत्र। सीधी लैंग्वेज में बोले तो कोई चीज़ हमें परेशान कर रही है मेंटली तौर पर, कोई चीज़ हमें परेशान कर रही है मेंटली तौर पर, तो उससे छुटकारा पाने के लिए हम इन युक्तियों का यूज कर सकते हैं। अगर हम इन युक्तियों का यूज़ नहीं करेंगे तो व्यक्ति मानसिक तनाव का शिकार हो जाता है, मानसिक क्षति उसको पहुंचती है। मानसिक क्षति मतलब उसका दिमाग खराब ना हो उस चीज़ से, वो सही तरीके से सोच पाए। मानसिक समस्या मतलब मेंटल प्रॉब्लम। चिंता मतलब वो डिप्रेशन में भी जा सकता है। अगर आप डिप्रेशन से बचना चाहते हैं, अगर आप मानसिक समस्या से बचना चाहते हैं, अगर आप मानसिक क्षति से बचना चाहते हैं तो आपको इन युक्तियों का यूज करना पड़ता है। और सिगमंड फ्रायड ने इन्हीं युक्तियों का नाम रखा है रक्षात्मक तंत्र, अर्थात डिफेंस मैकेनिज्म। तो मेरे ख्याल से आपको रक्षात्मक तंत्र का मतलब समझ में आ गया होगा। ऐसी कोई भी समस्या जो आपको मानसिक रूप से परेशान करे, उससे अगर आप छुटकारा पाना चाहते हो तो इन युक्तियों का यूज कर सकते हो। अब सबसे पहली बात ये पूछा जाता है कि ये शब्द किसने दिया, डिफेंस मैकेनिज्म शब्द किसने दिया। तो आपको याद रखना है डिफेंस मैकेनिज्म शब्द देने वाले मनोवैज्ञानिक का नाम था सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड ने शब्द को दिया था। अब सिगमंड फ्रायड ने क्या बताया था कि व्यक्ति के जीवन में अलग अलग प्रकार की अनेक समस्याएं आती है। सबके जीवन में एक जैसी समस्याएं तो आती नहीं है, हर व्यक्ति के जीवन में अलग अलग प्रकार की समस्याएं आती है। तो उन अलग अलग प्रकार की समस्याओं से बचने के लिए हम एक ही प्रकार की युक्ति का तो यूज नहीं कर सकते, इसलिए सिगमंड फ्रायड ने इतनी सारी युक्तियां दी है। इसके अलावा भी और युक्तियां होती है, लेकिन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यही युक्तियां महत्वपूर्ण हैं और आपने इतनी समझ ली तो आपका 1 नंबर पक्का है। अब हम देखते हैं इन युक्तियों के नाम देख लीजिए आप एक बार। दमन इसमें आएगी। दमन में क्या होता है हमको समझना है, दमन क्या है। जैसे आपने रक्षात्मक तंत्र का मतलब समझा है, ऐसे ही आपको दमन का मतलब समझना है। इसके बाद आपको समन का मतलब समझना है, प्रतिगमन का, युक्तिकरण। युक्तिकरण के और नाम है जैसे औचित्य स्थापन, परिमयकरण, इसे रेशनलाइजेशन भी बोला जाता है। प्रक्षेपण, क्षतिपूर्ति, मार्गांतरीकरण, तादात्म्यकरण, प्रतिक्रिया निर्माण, अस्वीकृति, पलायन, दिवा स्वप्न, अंतःक्षेपण, नकारात्मकता और रूपांतरीकरण। ये वो महत्वपूर्ण मनोरचनाएं हैं जो शिक्षक भर्ती परीक्षा के एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो हमको पूरी रक्षात्मक जो युक्तियाँ है एक एक को डिटेल में पढ़ना है। इसको डिटेल में पढ़ना है, इसका मतलब क्या होता है, इसका एग्जाम्पल भी पढ़ना है। प्रश्न पूछने का तरीका बता देता हूँ। पहला प्रश्न तो यही पूछा जाएगा
कि मनोरचनाएं या डिफेंस मैकेनिज्म शब्द किसने दिया, तो आपको याद रखना है ये शब्द देने वाले साइकोलॉजिस्ट कौन थे, सिगमंड फ्रायड। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि इनकी संख्या कितनी होती है, क्योंकि संख्या कोई फिक्स नहीं है, संख्या ज़्यादा भी है, 20 भी हो सकती है, 25 भी हो सकती है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी ही इंपॉर्टेंट है और इनमें से ही एक प्रश्न आ जाता है। दूसरा, प्रश्न पूछने का तरीका, दमन का आपको एग्जाम्पल देगा, आपको कोई समस्या देगा कि आप एक प्रकार की समस्याओं में, उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आप उस समस्या में कौन सी युक्ति का उपयोग करेंगे। तो यहाँ तक हमने समझा कि रक्षात्मक तंत्र क्या होता है तथा रक्षात्मक युक्तियों के नाम कौन कौन से हैं। अब हम उन युक्तियों को डिटेल वाइज यहाँ पर पढ़ेंगे। तो उन 15-16 युक्तियों में से मैंने 2 युक्तियों के नाम यहाँ लिखे हैं। पहली है क्षतिपूर्ति, दूसरी है दिवास्वप्न। इन युक्तियों को हम डिटेल वाइज पढ़ेंगे। इसके बाद की जो भी युक्तियाँ हैं उनको हम एक एक वीडियो में आगे करके डे बाय डे पढ़ेंगे। तो आज केवल हम 2 युक्तियों के बारे में पढ़ेंगे, क्षतिपूर्ति और दिवास्वप्न। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं क्षतिपूर्ति। तो वही है मनोविज्ञान पढ़ने का जो मैंने आपको तरीका बताया है कि सबसे पहले आपको केवल शब्द का मतलब समझ में आना चाहिए। शब्द का मतलब आपको पता है तो आप उसकी डेफिनेशन भी स्वयं बना लोगे, उसके एग्जाम्पल भी खुद बना लोगे, और अगर आपको कोई एग्जाम्पल भी देता है तो आप इससे कनेक्ट कर पाओगे उस चीज़ को। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्षतिपूर्ति शब्द का मतलब क्या होता है। उससे पहले आप एक बार ही पढ़ लीजिए जो इसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ लिखी है। व्यक्ति अपनी हीनता की भावना को दूर करने के लिए दूसरे क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन कर लेता है या प्रसिद्धि प्राप्त कर लेता है तो वो सुखी रहता है, संतोषी रहता है और संतुष्ट रहता है। इसको ही क्षतिपूर्ति बोलते हैं। आप में से कई स्टूडेंट्स ने ये परिभाषा पढ़ रखी होगी, यही टॉपिक पढ़ रखा होगा, तो आपको एक बार में ही समझ में आ गया होगा। अब जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं और उनको ये समझ में नहीं आया तो मैं उनको ये एक एग्जांपल से अच्छे से समझाता हूँ। अब देखिएगा, यहाँ नाम लिखे हुए हैं रविंद्र जैन, शरद गायकवाड़। आप एक काम कीजिए, यहाँ पे 2 नाम और लिखिए। एक नाम आप लिख लीजिए यहाँ पर मिस्टर बीन का, ये बताऊँगा कौन है, और एक है तुलसीदास जी का नाम लिख लीजिए। राइटिंग थोड़ी गंदी है तो एडजस्ट कर लीजिएगा, लेकिन भाषा अच्छी है समझाने की, तो आप राइटिंग पे गौर मत कीजिएगा ज़्यादा, ठीक है। मिस्टर बीन और तुलसीदास। अब मुझे ये समझाना है कि ये जो व्यक्तियों के नाम मैंने यहाँ पर लिखे हैं इनका संबंध क्षतिपूर्ति से कैसे है। तो अब देखते हैं। रविंद्र जैन, आप रविंद्र जैन को गूगल पे सर्च कर लीजिए तो आपको पता चलेगा कि ये भारत की जो पुरानी फिल्में आती थी उसमें महत्वपूर्ण संगीतकार थे। भारत की जो पुरानी फिल्में आती थी उसमें महत्वपूर्ण संगीतकार थे। जब आप इनको गूगल करिएगा तो इनकी पूरी हिस्ट्री आ जाएगी, इनका नाम आ जाएगा, इनका जन्म स्थान आ जाएगा और इनकी प्रसिद्धि आ जाएगी, इन्होंने क्या क्या चीज़ें हासिल करी है अपने जीवन में, जिन फिल्मों में इन्होंने गाना गाया है वो भी आ जाएंगे। अब मैं इतना क्यों बता रहा हूँ इनके बारे में, आपको जानकर आश्चर्य होगा, इन व्यक्तियों की दोनों आँखें नहीं हैं। इन व्यक्ति की दोनों आँखें नहीं हैं, उसके बाद भी भारतीय फिल्मों में प्रमुख संगीतकार के रूप में जाने जाते हैं। अब देखिए, अगर रविंद्र जैन जी स्टार्टिंग में यही सोच लेते कि मेरी तो आंखें नहीं हैं और मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, मेरा तो जीवन ही बेकार है, बाकी लोगों की तो 2-2 आंखें हैं, मेरी तो एक भी आंखें नहीं बची, अगर ये ऐसा सोचेंगे तो ये हीनता का शिकार हो जाएंगे, इनमें हीनता की भावना आ जाएगी, और इनमें हीनता की भावना आ जाएगी तो ये ज़्यादा चिंता करेंगे, ज़्यादा चिंता करेंगे तो तनाव हो जाएगा इनको, और तनाव से तो आपको पता ही है मानसिक स्वास्थ्य पर सबसे बुरा प्रभाव पड़ता है तनाव का, व्यक्ति का जीना ही मुश्किल हो जाता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए इन्होंने क्या करा, अगर आंखें नहीं हो तो क्या हुआ, व्यक्ति का गला तो है, तो गले से इन्होंने खूब राग लगाए, खूब मेहनत करी, डेली अभ्यास करते थे, और एक टाइम ऐसा आया कि इन्होंने अपने गले के दम पर भारतीय संगीत में भारतीय जो फिल्में होती थी उनमें अपना संगीत दिया, इस काबिल बने पहले तो ये था। अब देखिए इसका इस चीज़ से रिलेशन कैसे हुआ, तो देखिए एक क्षेत्र में इनमें कमी थी। इनके किस क्षेत्र में कमी थी कि इनकी आंखें ख़राब थी। अब हो सकता था आंखें ख़राब है तो ये खुद को नेगेटिव ले ले, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्होंने सोचा अगर मेरी आंखें ख़राब है तो क्या हुआ, मैं किसी दूसरे क्षेत्र में इतनी महारत हासिल कर लूँगा, इतनी प्रसिद्धि प्राप्त कर लूँगा कि मुझे इस बात से फ़र्क ही नहीं पड़ेगा कि मेरी दोनों आंखें है ही नहीं। तो ये बहुत प्रमुख संगीतकार बने। अब ये प्रमुख संगीतकार बने तो भारत में इनको बहुत सारे अवार्ड्स वगैरह भी मिले, इनको प्रसिद्धि मिली, पूरे देश में इनको सम्मान मिला। तो इस वजह से इनके अंदर हीनता की भावना नहीं आई। आप दूसरा नाम देखिए, शरद गायकवाड़।
शरद गायकवाड़ को भी आप गूगल कर लीजिएगा। जब आप शरद गायकवाड़ को गूगल करोगे तो आप जानोगे कि ये व्यक्ति भारत का प्रमुख तैराकी है। ये इस गति से तैरता है कि आप और मैं जो सामान्य व्यक्ति है वो इनकी गति से नहीं तैर सकते। अब आपको इनके बारे में बताऊं, इनका एक हाथ खराब है, इसके बावजूद भी ये बहुत अच्छे तैराकी है। तो अगर ये भी इनकी तरह अगर ये जैसे मैंने बताया था, इन्होंने वैसा नहीं सोचा कि मेरी आंखें नहीं है मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो इन्होंने भी वैसा ही किया। इन्होंने भी क्या सोचा कि अगर मेरा हाथ खराब है कोई बात नहीं, मैं खूब तैरने की प्रैक्टिस करूंगा और इतनी अच्छी प्रसिद्धि हासिल करूंगा कि मुझे मैं इस चीज़ से फ़र्क ही नहीं पड़ेगा कि मेरे हाथ नहीं है। तो इन्होंने क्या किया, बहुत सारा अभ्यास किया, डेली अभ्यास करते थे और आज भारत के प्रमुख तैराकी के रूप में जाने जाते हैं। आप गूगल कर लीजिएगा। तो ये इन्होंने इतनी प्रसिद्धि हासिल कर ली कि अब ये हीन भावना का शिकार नहीं हुए, इनमें हीन भावना नहीं आई। अब आप देख लीजिए मिस्टर बीन, कौन नहीं जानता मिस्टर बीन को। जैसे आप चार्ली चैंपियन को जानते हैं वैसे ही कॉमेडी करते हैं। मैंने यूट्यूब पे देखा है इनको, इनकी मैंने क्लिप फेसबुक पर भी देखी है। आप सर्च कीजिएगा, आप यूट्यूब पे गूगल पे कहीं भी सर्च कर लीजिएगा मिस्टर बीन। जब आप इनकी हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, थोड़ा हकलाते हैं ये बोलने में, मतलब जब ये बोलते हैं तो थोड़ा हकला के बोलते हैं। तो संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन इनका थोड़ा सही नहीं है। जब आप इनसे बात करोगे तो ये क्या हकला जाते हैं। अगर आप ये भी सोचते कि मैं तो हकला रहा हूँ, मैं तो सही से बोल ही नहीं पा रहा, अब तो मेरा जीवन में कुछ होगा ही नहीं, तो भैया ये हीनता की भावना का शिकार हो जाते। फिर वही चिंता करते, तनाव आ जाता और मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है इनका। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने बोला अगर मैं हकला रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं है, बिना बोले हंसाते हैं पूरी दुनिया को। मिस्टर बीन बिना बोले पूरी दुनिया को हंसाते हैं। आप यूट्यूब पर इनकी कॉमेडी देखना, बिल्कुल चार्ली चैंपियन की तरह बिल्कुल बिना बोले पूरी कॉमेडी करते हैं और सामने वाले को हंसा देते हैं। तो इन्होंने कॉमेडी वाले क्षेत्र में बिना बोले इतनी अच्छी प्रसिद्धि हासिल कर ली कि इनके तुतलाने का, इनके हकलाने का इस क्षेत्र पर प्रभाव ही नहीं पड़ता कि मैं हकलाता हूँ तुतलाता हूँ। तो इन्होंने इतनी अच्छी प्रसिद्धि हासिल कर ली, इस वजह से क्या है, ये सुखी रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं। ठीक है, ऐसे आप अगला एग्जांपल दे सकते हैं तुलसीदास जी के बारे में कौन नहीं जानता। भारतीय हिंदी साहित्य के प्रमुख कवि है ये तो, और इनकी भी दोनों आंखें नहीं थी, फिर भी आप जानते हैं कितने अच्छे कवि है ये। भारतीय हिंदी साहित्य के प्रमुख कवि के रूप में इनको जाना जाता है। इनकी जो कविताएं हैं वो भी पढ़ी जाती है, हमारे पाठ्यक्रम में भी इनकी कविताएं दे रखी है। तो ये अंधे थे, अगर ये भी ये सोचते कि मैं जीवन में कुछ नहीं कर पाऊंगा तो ये कुसमाजित हो जाते, हीनता की भावना का शिकार हो जाते, इनमें तनाव आ जाता और इनके मानसिक स्वास्थ्य पर क्या पड़ता, बुरा प्रभाव पड़ता। लेकिन नहीं, इन्होंने कविताएं लिखी और आज उस ज़माने में नहीं, आज के लोग भी इनको जानते हैं, आज भी बहुत प्रसिद्धि है इनको। तो उस टाइम पे इन्होंने जो रचनाएं रची या जो कविताएं लिखी उससे इनको क्या मिली, फेम, प्रसिद्धि मिली, आत्मसंतुष्टि भी मिली, उससे ये सुखी हो गए। तो जीवन में ये हार मत मानो, कुछ ना कुछ तो करते ही रहो। तो ये हमने क्षतिपूर्ति जो युक्ति थी रक्षात्मक तंत्र की, ये कंप्लीट पढ़ ली है। इसके बाद दूसरी युक्ति है, इसका नाम है दिवा स्वप्न, जिसे डे ड्रीम्स भी बोलते हैं इंग्लिश में। दिवा स्वप्न को समझने के लिए सबसे पहले आपको दिवा स्वप्न का मतलब समझ में आना चाहिए कि इस शब्द का मतलब क्या होता है। तो इस शब्द का मतलब समझने के लिए सबसे पहले आप ये पढ़ लीजिए कि व्यक्ति की जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो पाती, उन इच्छाओं की पूर्ति दिवा स्वप्न के माध्यम से काल्पनिक दुनिया में खोकर व्यक्ति संतुष्ट हो लेता है या खुशी हो लेता है। इसे ही बोला जाता है दिवा स्वप्न। इस लाइन का मतलब क्या है, एक्चुअली में इस लाइन का मतलब ये है कि अगर व्यक्ति के मन में कोई इच्छा है जिसे वो पूरी करना चाहता था, लेकिन दुर्भाग्यवश उस व्यक्ति की वो इच्छा पूरी नहीं हो पाती, तो वो व्यक्ति तनाव का शिकार हो सकता है। वो ज़्यादा सोचेगा उस बारे में, चिंता हो जाएगी उसको, तो वो तनाव का शिकार हो सकता है। तो तनाव का शिकार होने से बचने के लिए व्यक्ति को थोड़ा बहुत दिवा स्वप्न देख लेना चाहिए। ध्यान रखना, मेरे शब्दों पर गौर कीजिएगा, मैंने बोला है थोड़ा बहुत मतलब उचित मात्रा में दिवा स्वप्न देख लेना चाहिए। इससे व्यक्ति को क्या होता है, मानसिक खुशी मिलती है, मेंटल हैप्पीनेस मिलती है, व्यक्ति को मानसिक संतुष्टि मिलती है। देखते हैं कैसे मिलती है। एक एग्जांपल लीजिए आप इसको ऐसे समझिए कि एक गरीब निर्धन व्यक्ति होता है, उसका एक सपना होता है कि मैं बहुत सारा धन कमाऊं और अपना एक बहुत बड़ा महल बनवाऊं। उस महल में बहुत सारे नौकर हो, मेरे पास बहुत सारी गाड़ी हो और मेरे साथ बहुत सारी प्रॉपर्टी हो और बहुत सारे लोग मुझे जाने पहचाने। उस व्यक्ति का ही सपना होता है। वो इस इच्छा की पूर्ति को पूरा करने के लिए मेहनत भी करता है, लेकिन दुर्भाग्यवश उस व्यक्ति का ये सपना पूरा नहीं हो पाता और वो किराए के मकान में रहता है वो व्यक्ति। तो वो व्यक्ति जब किराए के मकान में रहता है और उसका ये सपना पूरा नहीं हो पाता, तो वो व्यक्ति रात को सोते समय या सोने से पहले चिंतन करता है, सोचता है
कि यार मेरी ये वाली इच्छा तो पूरी हुई नहीं कि मेरा एक बहुत बड़ा महल होता, लेकिन वो सोचता है कि काश अगर मेरी ये इच्छा पूरी हो जाती तो क्या क्या हो रहा होता। तो वो व्यक्ति कल्पना करता है कि मेरा बहुत बड़ा महल होता तो मैं राजाओं की तरह रहता, मैं नौकरों को खूब सारे ऑर्डर देता, उनसे बहुत सारे काम कराता, समाज में मेरी अच्छी पहचान होती, मेरे पास बहुत सारी गाड़ियाँ होती जिनसे मैं घूमता, मतलब मैं मस्त जीवन जी रहा होता। जब व्यक्ति थोड़ी देर के लिए सोचता है ना, तो उसको मानसिक खुशी मिलती है, मेंटल हैप्पीनेस मिलती है, वो मानसिक रूप से थोड़ा बहुत संतुष्ट हो जाता है। फिर वो थोड़ी देर बाद अपनी वास्तविकता में भी आ जाता है कि यार मेरे पास तो ये नहीं है, लेकिन थोड़ी देर के लिए जब उसने वो सोचा तो उसको खुशी हुई मानसिक रूप से। इस वजह से क्या हुआ, उस व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा। अगर वो व्यक्ति यही सोचता मेरे जीवन में तो महल ही नहीं लिखा, मैं महल ही नहीं बना पा रहा और ना तो मेरे पास बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, तो वो तनाव का शिकार हो जाता। तो आप तनाव से बचने के लिए थोड़ी बहुत मात्रा में दिवा स्वप्न को देख सकते हो, ये अच्छा माना जाता है। लेकिन इसका एक नकारात्मक पक्ष ये भी है कि आप दिवा स्वप्न को ज़्यादा मात्रा में नहीं देख सकते। अगर आपने दिवा स्वप्न ज़्यादा मात्रा में देखा या ज़्यादा दिवा स्वप्न देखने लग गए तो आप तनाव का शिकार हो जाएंगे। कैसे? इसका एग्जाम्पल आप इसे समझिए कि मान लो वो व्यक्ति जो अपना महल नहीं बनवा पाया, जिसके पास बहुत सारी गाड़ी थी, वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर पाया। अब वो केवल यही दिवा स्वप्न में खोया हुआ है कि मेरा तो बहुत बड़ा महल होता, मेरे घर में नौकर चाकर होते और मेरे पास तो बहुत सारी गाड़ियाँ होती। वो यही चीज़ सोचता जा रहा है बार बार, सुबह शाम दिन रात उसके मन में यही चीज़ चल रही है। लेकिन जब वो 15 दिन बाद 20 दिन बाद वास्तविकता की दुनिया में वापस आता तो उसको पता चलता कि भाई मेरे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है, और वो व्यक्ति कुसमायोजित हो जाता, तनाव का शिकार हो जाता, अपनी वास्तविकता से सामना करने की उसमें हिम्मत नहीं होती। इसलिए दिवा स्वप्न उचित मात्रा में थोड़ा बहुत ही देखना चाहिए, ज़्यादा दिवा स्वप्न देखना भी हानिकारक होता है। तो अगर दिवा स्वप्न आप थोड़ा बहुत देखोगे तो अच्छी बात है। इसका एक और एग्जांपल समझ लेते हैं कि एक बच्चा जो कॉलेज में फुटबॉल खेलने जाता है, उसकी जो विरोधी दल होता है उनके दो बालकों से उसकी लड़ाई हो जाती है। तो वो दो बालक मिलकर इस अकेले बालक को मारते हैं। जब ये अकेला बालक बेचारा पिट जाता है तो घर पर आता है, रोता हुआ आता है, पिटता है, बढ़िया घर पे आके नहाता है, खाना वाना खाता है, और रात में जब अपने कमरे में जाता है तो वो सोचता है कि यार आज तो मैं पिट गया। तो उसको बुरा लग रहा होता है, तो वो थोड़ी देर के लिए सोचता है काश अगर मैंने उन लड़कों को ऐसे ऐसे मारा होता, काश मैंने उनने जो मेरे पर प्रहार किया मैं उनको ऐसे रोक लेता, मैं उनको एक बॉक्स मारता, सॉरी मैं उनको एक थप्पड़ मारता, उनमें धक्का दे देता या उनमें एक लात मार देता। इस तरीके की व्यक्ति क्या करता है, वो बच्चा कल्पना करता है कि मैं ऐसा ऐसा कर लेता तो मैं भी उनकी अच्छे से धुनाई कर देता। वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, वो केवल कल्पना में सोच रहा है, इमेजिन पावर है उसकी, सोच रहा है कि मैं ऐसा ऐसा कर रहा हूँ। तो वो काल्पनिक दुनिया में खोया हुआ है। लेकिन ऐसा करने से क्या है, वो बालक खुश हो रहा है, क्योंकि उस टाइम पे उस बालक की इच्छा थी कि वो भी उन बालकों को मारे, लेकिन वो दो बालकों से जीत नहीं सकता था। तो वो काल्पनिक दुनिया में खोकर ही उन बालकों की पिटाई कर रहा है। इससे क्या हो रहा है, उस बालक को खुशी मिल रही है थोड़ी सी, क्योंकि अगर वो डे ड्रीम्स नहीं देखेगा तो उस बालक के मन में ये चीज़ रहेगी मैं तो आज पिट कर आ गया, और ये विचार उसको नकारात्मकता की ओर ले जाएगा, उसको चिंतित कर देगा, तनाव की ओर ले जाएगा अगर वो बार बार ये चीज़ सोचेगा तो। इसलिए वो थोड़ा बहुत मात्रा में दिवा स्वप्न देखकर खुशी प्राप्त कर सकता है। तो ये क्षतिपूर्ति और दिवा स्वप्न दोनों ही रक्षात्मक युक्तियाँ मेरी ओर से ख़त्म हो चुकी है। अगर आपको इन दोनों युक्ति में कोई डाउट लगता है तो कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन ज़रूर रखिएगा। दूसरी बात, मेरी राइटिंग थोड़ी बेकार है तो थोड़ा आप एडजस्ट कर लीजिएगा इस चीज़ में, और मेरे द्वारा समझाने के तरीके में आपको अगर कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए, थोड़ा सुधार चाहिए, तो कृपया करके मुझे कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव ज़रूर दीजिएगा, मैं उसमें इम्प्रूवमेंट करूँगा। बाकी आपने इस वीडियो को देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।